हेलो एवरीवन। आज का रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। आज थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। पलक झपकोगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, जो आता है बढ़िया, जो नहीं आता उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। उसका आंसर मैं बताता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका सॉइल टेक्सचर के रिगार्डिंग है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आपको देखने को मिलती है वो ये है कि आपको हर जगह इसका एक पर्टिकुलर टेबल ठीक से मिलता नहीं है, क्योंकि जो टेक्सचर क्लासेज होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 12 टेक्सचर क्लासेज होती हैं, ठीक है। अब आप अलग अलग बुक में देखोगे कि कहीं 10 है, कहीं 11 है, कहीं ठीक है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो वो टेबल मैंने आपको दिया है, आपका FAO की वेबसाइट से वो टेबल दिया है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन कई बार यहाँ से बनता है और जल्दी जल्दी में बहुत लोग इस चीज़ को भी स्किप करते हैं, तो स्किप नहीं करना है। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। तो देखो, पूछा क्या है कि इनमें लाइटेस्ट टेक्सचर क्लास क्या होता है, ठीक है। लाइट और हेवी का मतलब सबको पता होना चाहिए। लाइट मतलब सैंड ज़्यादा, हेवी मतलब क्ले कंटेंट ज़्यादा, ठीक है। और ये क्यों डिपेंड करता है? लाइट मतलब प्लोइंग आसान से हो जाएगी, क्ले आपका टाइटली बाउंड है, तो प्लोइंग इतनी आसानी से, प्लो उसको इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको हेवी सॉइल कह दिया हमने। टेक्सचर की बात करें तो देर आर 12 टेक्सचर क्लास, 12 टेक्सचर क्लास होती है। सैंडी, लोमी, लोमी सैंडी, सारी की सारी टेक्सचर क्लास है। अब इन्हें याद कैसे करना है? थोड़ा बहुत तो मैं आपको याद करने को बताता हूँ, अगली स्लाइड में पूरा टेबल है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आपको खुद दिमाग लगा के याद करना होगा। आपको 12 की 12 टेक्सचर क्लासेज याद करना है, कौन सा आपका ऊपर आ रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है, ये भी याद करना है ना। थोड़ा जल्दी में याद, चलो। तो चलो, इसका आंसर तो मैं ही आपको बताता हूँ। इसका आंसर आपका जाएगा लोमी सैंड। तो देखो, इसको याद कैसे करना है? स्टार्टिंग वाला याद करना थोड़ा सा आसान है, उसके बाद का चलो देखते हैं। लाइट मतलब क्या हुआ कि इसमें सैंड का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये 12 के 12 यहाँ पे टेक्सचर क्लासेज है ना। इस वाले को थोड़ा सा क्लासीफाई करने के लिए क्या है, इसको आप चाहो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी 12 की 12 टेक्सचर क्लासेज यहाँ पे है, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि सैंड किस में ज़्यादा है, क्ले कंटेंट किस में ज़्यादा है। तो देखो, इसको याद कैसे करें? सैंड ऊपर है, उसके बाद देखो यहाँ पे लोम आ गया, और उसके बाद यहाँ पे सिल्ट है, और उसके बाद यहाँ पे क्ले है, ठीक है। तो ये चार आपके यहाँ पे मेन है। यहाँ तक सिल्ट तक तो याद करने में इतनी परेशानी है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, स्टार्ट हम सैंड से करेंगे, लोम सिल्ट, तो जो भी नीचे है वो पहले आएगा। मतलब जैसे लोम नीचे है तो लोम आपका क्या हो गया, लोमी सैंड हो गया, उसके बाद सैंडी लोम आया, ठीक है। ऐसे ही सिल्ट नीचे है तो सिल्टी लोम आया। तो ये वाले याद करना तो आसान है, और आपसे लोमी सैंड और सैंडी लोम का ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो उसका एग्जाम आंसर क्या था? उसका आंसर लोमी सैंड था। बहुत लोग कंफ्यूज होकर सैंडी लोम भी ठीक कराते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ऐसी सिल्टी लोम आप यहाँ से समझ सकते हो। उसके अलावा बस क्ले का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बस ये है कि क्ले वाला आपका सबसे ऊपर जरूर जा रहा है नीचे से, ठीक है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा और मैच करना पड़ेगा कि कहाँ पे सैंड आ रहा है, कहाँ पे सिल्ट आ रहा है, वो आपका काम है। वो आप जानो, टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब इससे क्वेश्चन आता है, आपका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है टेबल FAO की वेबसाइट से, कोई दिक्कत नहीं इस टेबल के साथ। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्रॉप है, आसान क्वेश्चन है ना। इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसको हम लोग कई सारे मल्टीपर्पज के लिए यूज कर लेते हैं, उसको पल्स की तरह यूज करेंगे ना, उसके पोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसको फॉडर क्रॉप की तरह यूज करेंगे, और उसके साथ साथ इसको एज अ ग्रीन मैन्योर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि काउपी इसका आंसर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो आपका काउपी के बारे में मोस्टली यही है कि आपका इसका वेजिटेबल की तरह भी यूज किया जाता है, पल्स की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो लाइन बोली थी वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। अब ICAR की वेबसाइट में डिट्टो सेम चीज़ लिखी थी, तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। और हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भाई जान जाओ। काउपी आपकी ज़्यादातर पल्सेस क्रॉप क्या होती है, लेग्यूम्स क्रॉप होती है। लेग्यूम क्रॉप है, तो इसकी वजह से इसको देखो, लेग्यूम क्रॉप का मेन काम पता क्या होता है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। क्या आप जब क्रॉप रोटेशन कर रहे हो तो ये नहीं कि कोई भी क्रॉप लगा दी, ठीक है, उससे फ़ायदा नहीं है। लेग्यूम्स लगाओगे तो उससे फ़ायदा है भाई, ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है वो, ठीक है, सॉइल को बाइंड करके भी रखता है, और साथ में नाइट्रोजन तो सॉइल में वो प्रोवाइड करता ही करता है। चलो भाई, इस बार के FO में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, और ये आपका आई थिंक वेस्ट बंगाल एरिया, एग्जैक्टली एग्जाम याद नहीं है, बट ये 2-3 एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो आपका राइस में एरोमा होता है, अरोमा क्या, स्मेल एक्सेंट जो आती है उससे ना एक ऑर्डर आता है, ठीक है। राइस में जो अरोमा होता है वो इनमें से कौन से कंपाउंड की वजह से प्रेजेंट होता है? 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, बीटा ऑक्जेलिल अमीनो एलेनिन, और लास्ट में आ गया आपका अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, अल्फाटॉक्सिन। अल्फाटॉक्सिन तो पॉइजन जैसा हो गया आपका, ठीक है। साइनेट भी आपका जनरली पॉइजन ही होता है, ठीक है। देखो, 2 एसिटाइल लिखा हो, डाई एसिटाइल लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। 2 एसिटाइल या डाई एसिटाइल लिखा हो, एक ही बात है। तो डाई एसिटाइल 1 पायरोलिन जो है आपका, ये क्या होता है, इसी की वजह से राइस में अरोमा देखने को मिलता है, ठीक है। चलो भाई,
ब्रीडिंग के ये, चलो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में ऐसे डायरेक्ट नहीं आया हुआ, डायरेक्ट तो मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेंस भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, एक्सप्रेसिविटी भी पूछते हैं, प्लियोट्रोपिज्म भी पूछता है, ठीक है। बट इसका आंसर देखते ही नहीं कि अरे हाँ पूछा है तो डी आंसर होगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो देखो इन टर्म्स के मतलब आपको पता होने चाहिए कि पेनिट्रेंस क्या हुआ, एक्सप्रेसिविटी क्या हुआ और आपका प्लियोट्रोपिज्म क्या हुआ। देखो पेनिट्रेंस क्या होता है कि कितनी चांस है, पेनिट्रेंस क्या है कि कितनी चांस है कोई जीन अपने आप को किसी इंडिविजुअल के अंदर एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे पेनिट्रेंस। दूसरा एक्सप्रेसिविटी, पेनिट्रेंस क्या है कि वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये पेनिट्रेंस है। बट कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है, डिग्री, ठीक है, क्या बोला मैंने, कितनी डिग्री तक एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी, या फिर कितने अपने आप को वो उसके अंदर एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। समझ जाए ना, पेनिट्रेंस में क्या है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा या नहीं, और आपका एक्सप्रेसिविटी में क्या है कितनी डिग्री तक या कितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों सेम जैसे लगते हैं अगर लिखा हुआ होता है। प्लियोट्रोपिज्म तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। देखो होता क्या है ना, कई बार ज़्यादातर क्या होता है कि कोई एक जीन होती है, जीन बनाती है प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन इंजाइम्स बनाते हैं, और फिर इंजाइम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे धीरे धीरे हम लोग का एक फिनोटाइप आता है या फिर प्लांट का एक फिनोटाइप आता है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल जीन होती है जो कई सारे इफेक्ट करती है, कोई इंजाइम भी बना रही है, मतलब कई अलग अलग कैरेक्टर के लिए। मान लो कि सेम जीन है, वो प्लांट है, मान लो कि उसका सीड का साइज भी देख रही है, वो सीड का कलर भी देख रही है, मतलब 4-5 काम एक साथ कर रही है कोई पर्टिकुलर जीन, या 4-5 फंक्शन उस पर्टिकुलर जीन के हैं, उसी चीज़ को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। पर यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब्स अ सिनेरियो वेयर मल्टीपल जीन इन्फ्लुएंसेस सिंगल फिनोटाइप इफेक्ट, मतलब कह रहा है कि कई सारी जीन है, मतलब मान लो कि 4-5 जीन है और वो किसी एक फिनोटिपिक इफेक्ट को असर कर रही है। बट ये तो उल्टा लिखा है, सिर्फ एक जीन होगी और वो कई सारे फिनोटिपिक इफेक्ट पे असर डालेगी, उसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। कि सिंगल जीन होती है जो एक से ज़्यादा फिनोटिपिक कैरेक्टर को अफेक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि ये गलत है, बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं। तीनों ब्रीडिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। भाई एंटोमोलॉजी में आपको निरिस्ट टॉक्सिन क्या होता है पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपसे अगर कई बार आपसे प्लांट ओरिजिन के रिगार्डिंग, ठीक है, और आपका एनिमल ओरिजिन के रिगार्डिंग, एनिमल या फिर आप इंसेक्ट कह सकते हो, इसके रिगार्डिंग कौन से टॉक्सिक मिलते हैं उसके बारे में आपसे पूछता है, ठीक है। तो देखो एक होता है आपका नीरिस, क्या होता है नीरिस, ये आपका एक मेरीन इंसेक्ट है, ठीक है। नीरिस क्या है, एक मेरीन इंसेक्ट है ना, बहुत सारे इसके लेग्स होते हैं, बहुत सारे, अजीब सा दिखता है। उस इंसेक्ट से एक टॉक्सिन ड्राइव किया जाता है, उसके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एक टॉक्सिन प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं नीरिस टॉक्सिन, और जिसको एज अ इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, कार्टेप, इसका हम नाम बोलते हैं नीरिस टॉक्सिन, जो आपका एक मेरीन या एक्वेटिक आपका इंसेक्ट है ये, ठीक है। आपका क्या होता है, कैटरपिलर से होगा, और बहुत सारे कैटरपिलर नहीं होता, मतलब इंसेक्ट है, बहुत सारे इसके लेग्स निकले हुए होते हैं ना, ठीक है। तो आपके इसी से नीरिस निकलता है जो एक टॉक्सिक होता है, टॉक्सिन होता है जिसको इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, और उसी का नाम है कार्टेप। बताओ भाई, एलिफेंट ग्रास का नाम तो सबको पता होगा, एलिफेंट ग्रास बोलो, सूडान ग्रास बोलो, किंग ग्रास बोलो, अलग अलग इसके कई सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो एलिफेंट ग्रास हम किसको कहते हैं, एलिफेंट ग्रास हम लोग कहते हैं नेपियर ग्रास को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉडर क्रॉप आपको यहाँ पे दिख रही है, फॉडर क्रॉप है, पेरिनियल क्रॉप है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, एलिफेंट ग्रास, या फिर सूडान ग्रास, या फिर किंग ग्रास। तो अलग अलग नाम यहाँ पे नेपियर ग्रास के रखे गए हैं। भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर, देखो भाई ये क्वेश्चन तो अब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पुराना हो चुका है, बट ये फिर से ये आई थिंक मतलब अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब लास्ट के मैं बोलूँगा 3-4 महीने के अंदर ही कोई एग्जाम हुआ है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ठीक है ना। आज टाइम होता तो मैं फिर एग्जाम भी डाल देता साथ साथ में कि कौन सा कहाँ पूछा, ठीक है, बट चलो होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि क्या ये नंबर होता है, ठीक है। तो ये नंबर आप याद रखोगे 1800 180 155 1 जो है किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर होता है। चलो भाई, फाइटोगेस्ट्री क्या होता है टर्माइट के अंदर, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है आज, थोड़ा सा जल्दी में है, बट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे आपको मतलब पता होने चाहिए। फाइटोगेस्ट्री, देखो टर्माइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसेक्ट है, अगर आप इसकी लाइफ के लिए जाओगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसेक्ट। इंटरेस्टिंग कैसे, इतना तो इंसानों में नहीं होता जितना ये करते हैं कि आपका फीमेल वहाँ पे, मतलब फीमेल नहीं, मतलब वहाँ पे जो इंसेक्ट है वो रिप्रोडक्शन के रेडी हो गया, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो गया इंसेक्ट, तो क्या होता है, एक टनल बनाते हैं,
वहाँ से वो टनल से क्या करेंगे, वो जो आपका रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है, ठीक है, वो इंसेक्ट बाहर निकलेगा और वहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं। बाहर निकला फिर उसको अंदर नहीं आने देते, अब वो अंदर आ ही नहीं सकता, वो उसको बस बाहर निकलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, कहीं और जाके बसना ही पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। देखो टर्माइट में होता क्या है ना, जब टर्माइट एग देना स्टार्ट करती है, ठीक है, टर्माइट एग देना स्टार्ट करती है। टर्माइट देखो स्टार्टिंग में उसके पास विंग्स होते हैं, और जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो विंग्स अपने झाड़ देता है, उसके विंग्स निकल जाते हैं। और जब वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है ना, तब उसका एब्डोमेन जो है वो थोड़ा छोटा होता है और वो धीरे धीरे एग देता है। और जैसे जैसे उसकी एज थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ा टाइम बीतता है, तो क्या होता है उसकी एग लेइंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा चली जाती है। और उस वजह से क्या होता है उसका जो एब्डोमेन होता है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ा होने लगता है, जिस चीज़ को कहते हैं फाइटोगैस्ट्री, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका कि आफ्टर मैटिंग एब्डोमेन इनलार्जेस, धीरे धीरे एब्डोमेन बड़ा होगा। एब्डोमेन बड़ा होगा तो यानी एग लेइंग कैपेसिटी क्या होगी, उसकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो बस आज के 10 मिनट के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन निपटा दिया। और तेरी एक क्वेश्चन और बच गया, डिप्लोस्पोरी पूछ लिया, चलो ठीक है भाई पूछ लिया तो वो आंसर कर देते हैं। देखो मैंने एक एपोमिक्सिस का सेशन लिया हुआ है प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है, उसको एक बार चाहो तो आप देख लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एपोस्पोरी क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, एम्फीमिक्सिस क्या है, ये टर्म्स को थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है, और थोड़ा कोशिश करिए कि वहाँ पे बेसिक से थोड़ा सा बताया जाए, ठीक है। बाकी पता है तो और क्या ही बात है फिर तो। देखो भाई डिप्लोस्पोरी, देखो सारा का सारा जो खेल एपोमिक्सिस के अंदर होता है ना, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं एम्फीमिक्सिस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट में, तो होता क्या है कि मेल गेमिट आया, फीमेल गेमिट है, फ्यूज हुआ और आपका बन गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है सीड। आपका एपोमिक्सिस में क्या है, ये एम्फीमिक्सिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका एपोमिक्सिस में क्या है, क्या मेल गेमिट आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, जो सीधा आपका गेमिट है उससे बन जाएगा एम्ब्रियो। अब इसमें अलग अलग चीज़ें, एम्ब्रियो हो सकता है कि एक सेल से बन जाए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, एपोस्पोरी, इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड एपोस्पोरी। हो सकता है कि आपका न्यू सेल है, इंटेग्यूमेंट का सेल है, उससे बन जाए, उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड एपोस्पोरी। या हो सकता है जो मेगास्पोर मदर सेल था जिससे फीमेल गेमीट बनता है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल आपका डिप्लॉइड होता है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, और उससे बनता है आपका मेगास्पोर। देखो ये चीज़ आप वो वाली वीडियो देखोगे ना, बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ पे आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से बताऊंगा नहीं भाई, टाइम चाहिए इसके लिए, 10 मिनट तो आराम से लगेगा ही, तो उस वीडियो को आप एक बार देखना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल होता है जो आपका डिप्लॉयड होगा, क्योंकि इससे बनता है मेगास्पोर जो होता है हैप्लॉइड, ठीक है, इससे फीमेल गेमिट बनता है, और फीमेल गेमिट में क्या आता है, पोलन आता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें डिप्लोस्पोरी के केस में क्या होता है कि अब यहाँ पे मियोसिस हो ही नहीं पाता, मियोसिस हो नहीं पाता, और जो आपका मेगास्पोर मदर सेल था जो मेगास्पोर या फीमेल गेमिट को बनाएगा, इसी से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो आपका कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एम्ब्रियो से ड्राई फ्रॉम हैप्लॉइड सेल्स, नहीं डिप्लॉइड होगा, ड्राई फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल आइदर डायरेक्टली या फिर, ठीक है ना, ये बी वाला ऑप्शन आपका अभी तक सही है, फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, सोमेटिक सेल्स विद इन द ओव्यूल भी नहीं होगा, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से यहाँ पे बिना मियोसिस के डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, हाँ डायरेक्टली है ना, बस यहाँ पे एक वाई छूटा है और बाकी स्टेटमेंट वो भी कंप्लीट, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से क्या है, डिप्लॉयड, डायरेक्ट यहाँ पे बन जाएगा आपका एम्ब्रियो। वो वीडियो देखो एक बार, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ठीक है, 2 क्वेश्चन चलो और थे, ठीक है, और अच्छी बात है 2 क्वेश्चन और थे। देखो जल्दी से यहाँ पे 1-2 टर्म डिस्कस करते हैं। देखो ये टर्म्स जो है ना, ये आपका है प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, कि भाई प्लांट ऐसा क्या करे कि सेल्फ पोलिनेशन को रोक दे और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करे। तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक डाइक्लिनी और एक डाइकोगेमी, ठीक है। देखो डाइक्लिनी क्या होता है, डाइक्लिनी मतलब क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, मतलब देखो भाई मोनोसियस और डायोसियस से कंफ्यूज मत होना, दोनों डाइक्लिनी के एग्जाम्पल है, दोनों आपके क्या है, यूनिसेक्सुअल है। डायोसियस कैसे यूनिसेक्सुअल है भाई, कैसे यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल ऐसे हैं कि मोनोसिस के केस में मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा, ठीक है। देखो एक तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, मतलब जिसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। अब इन दोनों में क्या होता है, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग प्रेजेंट होगा, मोनोसिस में भी और डायोसिस में भी, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। मोनोसिस के केस में आपका क्या है कि एक ही प्लांट के अंदर वो दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे अलग अलग, मेल अलग फ्लावर होगा, फीमेल अलग फ्लावर होगा, दोनों एक में नहीं होंगे, बट ये है कि एक ही प्लांट में होंगे। अब हो सकता है कि एक ही इन्फ्लोरेसेंस के अंदर प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि मेल इस वाले में प्रेजेंट हो और फीमेल इस वाले में प्रेजेंट हो, बस डिफरेंस ये है कि सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे, बस मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स होंगे।
डायोसिस के केस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे और एक पर्टिकुलर प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डाइक्लिनी, जिसमें आपका मोनोसियस और डायोसिस आ गया। डायोसिस में डेट पाम और पपाया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, डेट पाम एंड पपाया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक, एक तो ये हो गया, तो ये 3 टर्म हो गए हमारे। अब एक टर्म आता है डाइकोगेमी। व्हाट इज डाइकोगेमी? अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका चलो मेल आपका फ्लावर है, फीमेल फ्लावर से, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे मैच्योरिटी में टाइमिंग डिफरेंस होता है। आपने सब ने सुना है कि प्रोटो एंड्री क्या है, प्रोटो गायनी क्या है, तो वो आपका डाइकोगेमी का ही एग्जाम्पल है। मतलब डाइकोगेमी में क्या होगा, इनकी मैच्योरिटी का टाइम, जो आपका मेल और फीमेल फ्लावर है, इनकी मैच्योरिटी के टाइम में क्या आएगा, एक डिफरेंस आएगा। ठीक है, कि मेल आपका मान लो कि पहले मैच्योर कर जा रहा है। अब मेल पहले मैच्योर कर गया तो अपने पोलन ग्रेन का क्या करेगा, जब फीमेल फ्लावर वहाँ पे डेवलप अभी तक हुआ ही नहीं है, तो इसको हम कहते हैं क्या, मेल फ्लावर पहले मैच्योर कर गया, इसको हम कहते हैं प्रोटो एंड्री कहते हैं। और फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर कर गया, उसको प्रोटो गायनी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैच के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोटो एंड्री जैसे, और प्रोटो गायनी की बात करूँ तो आपको कोल क्रॉप्स वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं इसके इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोगाइनी कहाँ देखने को मिलता है आपको, और प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी कहाँ का देखने को मिलता है। ठीक है, चलो भाई, आई होप कि यही लास्ट क्वेश्चन था और इसके साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इतने टफ नहीं थे, बट क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि वो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं ना। अब उनको हम डिस्कस करें, अब ये थोड़ी ना सोचते रहेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो कई बार आता है, सबको पता ही होगा। ठीक है, ये सोचते रहेंगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप इस सेशन से भी आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। ठीक है, एपोमिक्सिस वाला वीडियो अगर जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया वो देखो, जिसको आ गया वेल एंड गुड। ठीक है, ठीक है गाइज, ये आज का सेशन, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और फिर से रैपिड फायर करते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाएंगे और थोड़ा और आराम से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।